आइए सीधे प्राचीन मगध की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास सचमुच करवट ले रहा था। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस अद्भुत पल को खंगालेंगे जहां एक बेहद दूरदर्शी गुरु एक साधारण से दिखने वाले बकरियां चराने वाले बच्चे को देखता है और जानते हैं क्या, उसे उसमें भविष्य का सम्राट नजर आ जाता है। ये कहानी सिर्फ किसी साम्राज्य के बनने की नहीं है, ये उस कड़ी मेहनत और भारी बलिदान के बारे में है जो किसी भी राष्ट्र की दिशा बदलने के लिए एकदम जरूरी होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चंद्रगुप्त मौर्य की नींव रखने वाले उन असल सिद्धांतों और संघर्षों की गहराई में उतरते हैं। इस ऐतिहासिक मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाना चाहता हूं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां सौदामिनी से ये शब्द कहे थे, और सच कहूं तो ये एक बहुत ही दिलचस्प टकराव था। एक तरफ एक मां का स्वाभाविक डर है जो बिल्कुल जायज है, वो अपने बेटे को सुरक्षित अपनी आंखों के सामने रखना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूरदर्शी शिक्षक का बहुत बड़ा नजरिया है जो उस छोटे से बच्चे में एक पूरे राष्ट्र को जगाने की ताकत देख रहा है। चाणक्य का साफ मानना था कि जो चीज महज एक सपना या संभावना है, उसे जमीनी हकीकत बनाना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो यहां से शुरू होता है हमारा पहला भाग, जागृति का दृष्टिकोण, यानी एक सोई हुई चेतना को जगाने का नजरिया। अब इस वैचारिक टकराव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक और है मातृमोह, सौदामिनी की यह जबरदस्त इच्छा कि उसका बेटा बस उसी के पास रहे, भले ही उसका पूरा जीवन अज्ञानता में ही क्यों ना कट जाए। और ठीक इसके विपरीत खड़ा है चाणक्य का राष्ट्रीय कर्तव्य। चाणक्य की सोच एकदम स्पष्ट थी। एक समाज और राष्ट्र को खड़ा करने के लिए इन व्यक्तिगत लगावों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना ही पड़ता है। उनके हिसाब से समाज के बड़े स्वार्थ के आगे एक इंसान का स्वार्थ बहुत छोटा है। एक काबिल लीडर तैयार करने के लिए ये जो भावनात्मक दूरी थी ना, वो एक कड़वी लेकिन बहुत ही जरूरी शर्त थी। विचारों के इस दुनिया से निकलकर अब हम थोड़ी जमीनी हकीकत की बात करते हैं। दूसरा भाग, एक छात्र की कीमत, तक्षशिला तक पहुंचने का असल मूल्य। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 5000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो चौंका देने वाली फिरौती की रकम थी जो चंद्रगुप्त के मामा ने मांग ली थी। जी हां, मामा का सीधा सा फरमान था कि अगर चाणक्य उस बच्चे को शिक्षा के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो उन्हें इसके बदले में पूरे 5000 देने होंगे, एक सिक्का भी कम नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो घर में सिर्फ गाय बकरियां चराता था, उसके पूरे भविष्य को एक झटके में एक सौदे में बदल दिया गया। और हां, ये कीमत 5000 कारशापण में मांगी गई थी। उस मौर्य काल में इस्तेमाल होने वाला ये एक बहुत ही प्रमुख सिक्का हुआ करता था। अब इस बात को थोड़ा परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। चाणक्य कोई बहुत बड़े अमीर व्यापारी या राजा तो थे नहीं, वे तो एक अकिंचन भिक्षु थे, बस एक साधारण से शिक्षक। उनके लिए इतने सारे कारशापण जुटाना मतलब पहाड़ तोड़ने जैसा असंभव काम था। यह भारी भरकम मांग इस बात का जीता जागता सबूत थी कि उस बच्चे को वहां से निकालना कितना मुश्किल होने वाला था। यहां हमें एक और बहुत ही गहरा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ चाणक्य हैं जो राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना से भरे हुए हैं। वो एक बच्चे के भविष्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। और ठीक दूसरी तरफ है घोर व्यक्तिगत लालच, जिसे उस मामा ने दर्शाया है। मामा के लिए खून के रिश्ते और एक बच्चे की नियति बस कुछ सिक्कों के लिए बेचे जा सकने वाले एक सौदे से ज्यादा कुछ नहीं थे। यह एक गुरु के निस्वार्थ भाव और एक रिश्तेदार के घोर स्वार्थ के बीच की बहुत ही स्पष्ट और गहरी खाई को दिखाता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारा तीसरा भाग, एक शिक्षक का सर्वोच्च बलिदान, ज्ञान के एक अमूल्य खजाने की बात। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसी कीमत कैसे चुकाई जाए जिसे चुकाना सच में असंभव हो। इस सवाल में उस समय का एक बहुत ही गहरा तनाव छुपा है। खैर, इसका जो जवाब था वो बेहद अप्रत्याशित और त्याग से भरा हुआ था। चाणक्य ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना सबसे कीमती खजाना बेचने का निर्णय लिया। और नहीं, वो कोई सोने चांदी का आभूषण नहीं था, वो था अर्थशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के दुर्लभ सूत्रों का संकलन, उनके कुल की सबसे अनमोल धरोहर जो खुद उनके पिता ने उन्हें सौंपी थी। एक ऐसा इंसान जो ज्ञान की पूजा करता हो, उसके लिए अपनी पुश्तैनी किताब को बेचना, इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता था। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, इस बलिदान को करते समय चाणक्य के दिमाग में चल क्या रहा था। उनका एक बहुत ही स्पष्ट मानना था, जो नई परंपराओं के निर्माण का सामर्थ्य रखते हैं, पुरानी परंपराएं उन्हें स्वयं मार्ग दे देती हैं। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान सिर्फ पन्नों में समेट कर रखने की चीज नहीं है,
चाणक्य को यह गहराई से महसूस हुआ कि किसी पुरानी पांडुलिपि को संदूक में सुरक्षित रखने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक ऐसे जीवित, सांस लेते और सक्षम नेतृत्व का निर्माण करना जो आगे चलकर पूरे मगध के भविष्य को आकार दे सके। पर कहते हैं ना, कहानी में अक्सर ट्विस्ट आते हैं। यहां भी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। जब वो अमूल्य पुस्तक बाजार में मूल्यांकन के लिए जाती है तो उसे जांचने वाला अधिकारी कोई और नहीं बल्कि चाणक्य का ही अपना पुराना बिछड़ा हुआ मित्र विष्णु निकलता है। क्या कमाल का सहयोग था! विष्णु न केवल अपने पुराने दोस्त को तुरंत पहचान लेता है बल्कि वो उस पुश्तैनी धरोहर को बिकने से भी रोक देता है। और इस तरह विष्णु के बीच में आने से वो अमूल्य ज्ञान भी बच जाता है और चाणक्य को अपने उस होनहार छात्र के लिए जरूरी धन भी मिल जाता है। अब जब रास्ता साफ हो गया तो बारी आती है असली तैयारी की। हमारा चौथा भाग, प्राचीन शाही पाठ्यक्रम, तक्षशिला की वो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा। तक्षशिला का जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम था वो मुख्य रूप से 4 विद्याओं पर टिका हुआ था। इसे ध्यान से समझिएगा। पहली विद्या है आन्वीक्षिकी, यानी दर्शनशास्त्र, फिलॉसफी। ये इंसान के अंदर सही और गलत को पहचानने का विवेक जगाता है। दूसरी है त्रयी, जिसका मतलब है तीनों वेदों का ज्ञान। ये एक शासक को उसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार देती है। इसके बाद तीसरी आती है वार्ता, यानी कृषि और वाणिज्य व्यापार, क्योंकि बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के कोई राज्य कैसे चलेगा। और सबसे अंत में है दंड नीति, राजनीति विज्ञान और न्याय व्यवस्था की गहरी समझ। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि इन चारों विद्याओं का एक सही संतुलन ही एक संपूर्ण और ताकतवर शासक तैयार करता था। और इस पूरे शैक्षिक ढांचे के बीच एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सिखाया जाता था, कृतक विनय बनाम स्वाभाविक विनय। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शिक्षा यानी कृतक विनय केवल उसी इंसान को योग्य बना सकती है जिसके अंदर जन्म से ही एक प्राकृतिक अनुशासन और क्षमता यानी स्वाभाविक विनय मौजूद हो। आसान शब्दों में कहें तो शिक्षा एक अच्छे और योग्य बर्तन को तो चमका सकती है, लेकिन किसी अपात्र को कभी भी योग्य नहीं बना सकती। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के अंदर इसी प्राकृतिक क्षमता को तो पहचाना था, जिसे तक्षशिला की ये कड़ी शिक्षा और भी निखारने वाली थी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गंभीर और बड़े सवाल पर आके खड़े होते हैं। एक राष्ट्र को जागृत करने की असल कीमत आखिर होती क्या है? इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये कीमत बहुत बहुत भारी होती है। इसके लिए मात्र मोह जैसी भावनाओं से ऊपर उठने, एक गुरु के अपना सब कुछ दांव पर लगा देने के साहस और सालों के अत्यंत कठोर प्रशिक्षण की जरूरत होती है। एक महान साम्राज्य का निर्माण कोई रातों रात हुआ चमत्कार या संयोग नहीं होता। ये असाधारण बलिदानों और एक कभी न टूटने वाले दृष्टिकोण का नतीजा होता है। सच में ये विचार आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि महानता की वास्तविक कीमत हमेशा हमारी कल्पना से कहीं अधिक होती है। इसी गहरे विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।